प्यारे बच्चों, आज हम आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन विषय के अंतर्गत इसका तीसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम आपको मादा जनन अंगों के बारे में बताएंगे और गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग क्या होता है। बच्चों, पुष्पी पादपों में मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में गायनेशियम कहते हैं और इसकी एक यूनिट को अंडप या कार्पल कहते हैं। अगर हम जायांग की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर की ओर एक फैला हुआ सा भाग स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होता है, फिर एक पतला लंबा भाग स्टाइल या वर्तिका होता है और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग ओवेरी कहलाता है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल की उत्पत्ति होती है जिसे हम बीजांड कहते हैं। अगर हम ओव्यूल की प्रारंभिक संरचना को देखें तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें एक बीजांड वृंत होता है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ये इस ओवेरी के प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इसके अलावा इसमें दो बाहरी आवरण होते हैं। इस बाहरी आवरण भी दो हैं। एक आवरण को हम आउटर इंटेगुमेंट, ये वाला, और ये अंदर वाला भीतरी इंटेगुमेंट या अध्यावरण। तो एक बाहरी अध्यावरण और दूसरा भीतरी अध्यावरण होता है। इससे एक घिरा हुआ जो ऊतक होता है, जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू को ही हम बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं। बीजांडकाय की प्रत्येक कोशिका आरंभ में द्विगुणित होती है, 2x होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x द्विगुणित होती है। और जिस स्थान पर ये अध्यावरण, एक अध्यावरण ये रहा भीतरी, एक ये बाहरी, इसी तरह से ये भीतरी ये बाहरी, जिस स्थान पर ये दोनों मिले हुए नहीं पाए जाते उस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को ही हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल के अपोजिट यानी दूसरी ओर के छोर को हम चैलाजा या निभाग कहते हैं। चैलाजा या निभाग। और जिस स्थान पर ये इंटेगुमेंट और बीजांड वृंत आपस में जुड़ा रहता है उसे हम हाइलम या निभाग कहते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर है ही बीजांड की आरंभिक स्ट्रक्चर। अब हम आपको गुरु बीजाणु जनन के विषय में बताएं। ये मैं दूसरी प्लेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरु बीजाणु जनन, इसको अंग्रेजी में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बीजांडकाय की कोशिका, जिसे हम प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल भी कहते हैं, से मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट यानी भ्रूणकोश का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। दोहरा लेते हैं। बीजांडकाय की कोशिका प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल से मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब हम पुनः अपने उसी स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, ओव्यूल पर। ये मैंने छोटा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है जो आपने अभी पहली प्लेट में पढ़ा था। इसके टिश्यू को हम न्यूसेलस कहते हैं। ये पूरा जो टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है उसको बोलेंगे न्यूसेलस। तो होता क्या है कि न्यूसेलस की एक सेल कुछ
अधिक पोषक पदार्थ प्राप्त करके बड़ी हो जाती है। इसे ही हम प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ये द्विगुणित होती है नेचर में। ये सेल मैंने यहां से यहाँ के बाहर ला के रख दी है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो ये 2x होती है, अर्थात द्विगुणित होती है। इस कोशिका में एक विभाजन होता है जो सामान्य प्रकार का विभाजन है, जिसे हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ, यानी इस कोशिका के विभाजन से एक कोशिका नीचे की ओर, एक कोशिका ऊपर की ओर, यहां आप देख सकते हैं। तो जो नीचे की ओर कोशिका बनी है, माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिका बनी है, उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। और जो अंदर की ओर कोशिका बनी है, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल अभी तक द्विगुणित होती है, 2x नेचर में होती है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हुआ है। लेकिन अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि द्विगुणित है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। हम जानते हैं कि जब एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन को प्राप्त करती है तो उससे 4 कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। उनमें x नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक लीनियर फैशन में, एक रेखिक तरीके से ये चारों कोशिकाएं लग जाती हैं। अब हम ज़्यादा फोकस मेगास्पोर मदर सेल और उसके भविष्य पर ही देंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल एक कोशिका विभाजित होकर कैसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई है। ये चारों कोशिकाओं में से माइक्रोपाइल साइड की जो 3 कोशिकाएं हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, और केवल एक कोशिका फंक्शनल शेष रह जाती है। यही कोशिका आगे चलकर भ्रूण कोश का विकास करती है। अब इस कोशिका में केंद्रक के अंदर, ये जो एक केंद्रक है जो x नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है, पहला विभाजन होता है समसूत्री, जिससे एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर प्रत्येक केंद्रक के अंदर पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 केंद्रक बन जाते हैं, और ये चारों केंद्रक फिर एक बार समसूत्री विभाजित होकर 8 केंद्रकों में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कोशिका में जो फंक्शनल कोशिका मेगास्पोर मदर सेल की रही है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 8 केंद्रक बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेज हुई भ्रूण कोश के विकास की कि एक कोशिका है और इसके अंदर 8 केंद्रक हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि ये जो 8 कोशिकाएं बनी, 8 केंद्रक बने हुए हैं एक सेल के अंदर, इनमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। ये अपना अलग अलग जगह जाकर स्थान प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पर आप बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनमें से 2 केंद्रक बीचों बीच आ जाते हैं, इस एक सेल के बीचों बीच आ गए हैं, और इनको ये आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। इसे हम पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब चूंकि प्रत्येक केंद्रक के अंदर x नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो x एक न्यूक्लियस के और x दूसरे न्यूक्लियस के, दोनों मिलकर ये 2x बॉडी बना लेते हैं। इसे ही हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा, ये आगे भी आपके काम आएगा अगले वीडियो में। शेष बचे हुए 6, अब 2 तो इधर चले गए, अब बचे 6। इन 6 में से 3 केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ, 1, 2, 3, और 3 केंद्रक चलेजल एंड की तरफ,
1 2 3 जाकर अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्र करके कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 कोशिकाएं चैलेजल एंड की तरफ बन जाती हैं, लेकिन हैं सभी अगुणित, एक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाली। ये एक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम की हैं सारी सेल्स। और इसी प्रकार से माइक्रोपाइल की दिशा की ओर भी 3 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। इन तीनों कोशिकाओं के समूह को ही हम अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं। अंड उपकरण या एग एपरेटस जो ये 3 कोशिकाओं से बना हुआ है, जिसकी प्रत्येक कोशिका एक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाली है, अगुणित है, उसमें मध्य की सेल एग सेल कहलाती है और साइड की दोनों कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर अंड उपकरण या एग एपरेटस में 3 सेल हुई, 1 सेल हुई एग सेल और 2 हुई सिनर्जिड। इन कोशिकाओं की उपस्थिति हमारे ओव्यूल में किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा वही फ्यूनिकल, ये चैलेजल एंड, ये टिश्यू भरा हुआ है जिसको न्यूसेलस कहते हैं, और ये वो एक कोशिका जो मेगास्पोर मदर सेल थी और उससे ये भ्रूण कोश का निर्माण हो गया है। इसमें ये माइक्रोपाइल साइड की ओर ये 3 कोशिकाओं का अंड उपकरण एग एपरेटस बन गया है। बीच में द्वितीयक केंद्रक ये वाला जो द्विगुणित है, और चैलेजल एंड की तरफ ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो ये एक परिपक्व बीजांड यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एग का निर्माण हो गया है, ओव्यूल के अंदर एग का निर्माण हो गया है जो अगुणित है। इसे ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये मादा युग्मकोद्भिद पूरा कहलाता है, भ्रूण कोश पूरा मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियो सैक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मादा जनन अंग जिसे हम जायांग कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, बीजांड की प्रारंभिक संरचना के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार से बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है उसका पूरा अध्ययन आप लोगों ने किया। आशा है आप सबके समझ में ये पूरी प्रक्रिया आसानी से आ गई होगी। धन्यवाद।